वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हमें कवर करना है मार्च मंथ का करंट अफेयर्स। सो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। आपके पास इनफ टाइम है, आपको नोट करना है, आपको PDF नहीं मिलेगा। इस चीज़ को माइंड में आपको रखना है कि भाई आपको PDF नहीं मिलेगा, आपको जो चीज़ें हैं वो नोट करना है। आपके पास अभी काफ़ी समय है। मैं बस इसलिए ऐसा करवा रही हूँ आपसे, ताकि जब आप नोट करते हैं तो आपके माइंड में एक बार वो चीज़ें जाती हैं और फिर जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। PDF आपके फ़ोन के किसी ना किसी कोने में पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। यहाँ पर आपको पॉइंट्स के फॉर्म में करंट अफेयर्स होगा जो मार्च मंथ का होगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन प्रांगण में एक नवनिर्मित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। देखिए, जैसे मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, ये आपको मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। अब मार्च मंथ में तो आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, है ना। अब कोई योजना है, मान के चलिए कोई स्कीम आई, तो मैं अगर जनवरी के मंथ में पढ़ाऊंगी तो उस टाइम जो आपकी स्कीम जिस गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई होगी, उस टाइम जो CM होंगे उस राज्य के, तो मैं CM वही बताऊंगी जो उस टाइम थे जिन्होंने वो स्कीम लाई। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो उस चीज़ को अपडेट करने का काम आपका है कि अब अगर बदल गए हैं तो वो कौन हो गए हैं। मैं तो खैर आपको बताऊंगी ही, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर इस तरीके का कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए कि उस टाइम हमारे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, ठीक। तो अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जब ये आपके रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे तो इनके द्वारा राष्ट्रपति भवन प्रांगण में एक नवनिर्मित आरोग्य वनम, ये वनम ही है, वनम का उद्घाटन किया गया। आपसे पूछा ये जाएगा कि आरोग्य वनम का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया, तो राष्ट्रपति भवन में किया गया। किसके द्वारा? आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किया गया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उपभोक्ताओं को देश भर के रेलवे स्टेशनों पर स्थापित शौचालय टिकट वेंडिंग मशीन के माध्यम से डिजिटल टिकट सेवाएं प्रदान करने के लिए, किसके लिए? डिजिटल टिकट जो होती है, डिजिटल टिकट सेवाएं प्रदान करने हेतु पेटीएम ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। किसने किसके साथ साझेदारी का विस्तार किया है, ये याद रखना है। और किसके लिए? तो याद रखिएगा, डिजिटल टिकट सेवाएं प्रदान करने के लिए पेटीएम ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है, ठीक। मूव करते हैं आगे। आगे आपसे है, नाइट फ्रेंड के द वेल्थ रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। सिंपल सा आपसे ये पॉइंट कह रहा है कि जो अरबपति है ना, अरबपति के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, थर्ड स्थान पर है भारत। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है भारत अरबपतियों के मामले में। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? नाइट फ्रेंड के द वेल्थ रिपोर्ट, नाइट फ्रेंड के द वेल्थ रिपोर्ट 2022, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 से 4 मार्च 2022 तक IIT रुड़की में आयोजित रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। आपसे ये पूछा जाएगा कि रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये तो आसान है कि IIT रुड़की में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा परीक्षा में, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको बताती रहती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। भारतीय मुक्केबाज जो आपकी हैं, जिनका नाम है निखत जरीन और नीतू ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? आपकी निखत जरीन और नीतू ने बुल्गारिया के सोफिया में, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर नंदिनी जो है आपकी, नंदिनी ने आपका कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा, कांस्य पदक। नेक्स्ट है आपसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। आपसे ये पूछा जाएगा कि RIL ने कहाँ पर आपके भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। आंसर कहाँ पर होगा? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इन्होंने भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी जियो सेंटर खोलने की घोषणा की है, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं आगे।
आगे आपसे है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली प्रियंका नोटक्की बनी है। आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नोटक्की बनी है, यह कहाँ से हैं? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैं। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैं। महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे आपसे केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने गुल्लागुड़ा और चिटगड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्य प्रणाली की परीक्षण की जांच की है। जो कवच परीक्षण कार्य प्रणाली है, कवच कार्य प्रणाली, ये जो कवच है इसके बारे में आपको याद रखना है कि कवच जो है ये सिग्नल को पार करने और टकराने से रोककर ट्रेनों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसके लिए? ट्रेनों की सुरक्षा के लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। जो ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, इन टकराने वाली ट्रेनों के लिए, इसके लिए ये बेसिकली सुरक्षा आपका जो कवच है ये डिज़ाइन किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे ये पूछा जाएगा कि कवच कार्य प्रणाली की जाँच कहाँ पर की गई है, सफलतापूर्वक जाँच जो की गई है वो आपके कहाँ पर की गई है? गुल्लागुड़ा और चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच की गई है। कहाँ पर? गुल्लागुड़ा और चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है आप लोगों को। मूव करते हैं आगे आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में किया है। एक मराठा योद्धा थे आपके छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, उसके साथ ही आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे मेट्रो रेल योजना का भी उद्घाटन किया है। इस योजना की कुल लंबाई अगर देखी जाए तो 11,420 करोड़ रुपए जो है आपकी कुल इसकी जो है लागत रही है। और लंबाई जो मैं आपसे बात कर रही थी, लंबाई आपकी इसकी रही है 33.2 किलोमीटर। ठीक है, और 30 इसमें रेलवे स्टेशन जो है, 30 इसमें स्टेशन आपके कवर किए जाएंगे। 30 स्टेशन जो है इसमें आपके कवर किए जाएंगे। मैंने आपको जो है पिछले मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसमें बताया था कि भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान है आपकी कौन? मिताली राज। कौन? मिताली राज। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान मिताली राज 6 विश्व कप में भाग लेने वाली ये पहली वीमन बन चुकी थी, ये पहली महिला आपकी बनी थी। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सचिन तेंदुलकर जी हैं जो हैं ये आपके 6 जो विश्व कप हैं इनमें शामिल हुए थे। और दूसरा मैंने आपको बताया था कौन हुए थे? दूसरा आपके हुए थे जावेद मियां दान। और तीसरी आपकी जो है मिताली राज बनी है। तो याद रखना है इनका 3rd नंबर है और वीमेंस में इनका 1st नंबर है। ठीक, आगे देखिएगा आप लोग, मार्च 2022 में आयोजित जलवायु वल अंटार्कटिका अभियान 2041 हेतु किसके लिए? आपका जलवायु वल अंटार्कटिका अभियान 2041 कब की बात की जा रही है? सोच सकते हैं आप लोग। 2041 हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाज और दिल्ली के पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को भारत का प्रतिनिधित्व चुना गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि जलवायु वल अंटार्कटिका अभियान 2041 के लिए किसको भारत का प्रतिनिधित्व चुना गया है? तो आरुषि वर्मा को चुना गया है, जो कि आपकी एक जो है राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज हैं और साथ ही साथ आपकी क्या है? एक पर्यावरण भी हैं, दिल्ली के पर्यावरणविद हैं। ठीक, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत दाने पेंशन योजना की शुरुआत की है। आपसे ये पूछा जाएगा कि दाने पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये बेसिकली आपके भूपेंद्र यादव जी के द्वारा शुरू की गई है। और इन्होंने इस योजना का जो शुभारंभ किया है वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत किया है। किसके तहत? प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कि भारतीय राष्ट्रपति जो आपके हैं रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 और 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा ये जाएगा, सबसे पहला तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपका आंसर क्या होगा? 8 मार्च को। अगर मैं आपसे पूछूं कि थीम क्या रही इस बार की, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को तो सेलिब्रेट होता ही है, साथ में आपको थीम याद रखनी है। थीम महत्वपूर्ण है, तो थीम आप याद रखिएगा जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर GENDER जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पर बनेगा नहीं, मैं नीचे लिख देती हूँ जेंडर GENDER जेंडर इक्वालिटी EQUALITY जेंडर इक्वालिटी टुडे TUDAY टुडे फॉर आ सस्टेनेबल SUSTAINABLE सस्टेनेबल टुमारो TOMORROW टुमारो। तो ये आपको याद रखना है कि इस बार की जो थीम रही है वो ये रही है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
मार्च के महीने में एक और दिवस हम मनाते हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष जो है क्या मनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, विश्व उपभोक्ता में एक बार रिवीजन करवा देती हूँ कौन कौन से दिवस आपके महत्वपूर्ण हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद आपको 20 मार्च देखना होता है, तो 20 मार्च को हम विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, महत्वपूर्ण है विश्व गौरैया दिवस। और इस बार जो थीम रही वो रही आई लव स्पैरो। क्या रही है, आई लव स्पैरो, SPARROW स्पैरो। इसके बाद आपका 21 मार्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21 मार्च को आप क्या मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस आप सेलिब्रेट करते हैं। विश्व वानिकी दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और याद रखना है आपको कि इस बार की थीम क्या रही आपकी, वन और सतत उत्पादन और खपत। ठीक, याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये इसकी जो थीम है वो। खाली इतना याद रखिएगा कि हम 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है विश्व जल दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व जल दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जल दिवस। और इस बार की जो थीम रही है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इंडिविजुअल विजिबल, ये महत्वपूर्ण है, देखिए। ठीक है, ग्राउंड वाटर GROUND, ग्राउंड वाटर WATER, ग्राउंड वाटर मेकिंग MAKING, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल INVISIBL, इनविजिबल विजिबल। उसके बाद आपका विजिबल VISIVLE, विजिबल। ठीक है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक, उसके बाद आपका है आपका 24 मार्च को आप क्या सेलिब्रेट करते हैं, 24 मार्च को हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो है विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है आपका 24 मार्च को आप सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही आपको याद रखना है, बस इतना ही महत्वपूर्ण है आपके मार्च के मंथ के जो दिवस हैं वो। सो आशा करती हूँ कि आपको करंट अफेयर सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ एक लाइक एक शेयर आप सभी की तरफ से बनता है इतनी मेहनत को देखते हुए। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम आपने देख ली। आपसे ये पूछा जाएगा कि कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपके रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो मार्च में तो यही थे आपके राष्ट्रपति। तो आपकी 29 वीमेंस को आपका जो है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर इंपॉर्टेंट है 29, कितना 29। बिहार की अनीता गुप्ता को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। यहाँ की बिहार की, आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, बस आपको मैं बता रही हूँ, बिहार की अनीता गुप्ता, बिहार की अनीता गुप्ता। आपसे नंबर पूछा जाएगा कितनी वीमेंस हैं, 29 वीमेंस रही हैं इसमें। ठीक, अब यहाँ पर 29 से मुझे एक चीज़ और याद आई है, आपके प्रधानमंत्री, मैंने पिछले वाले करंट में भी बताया था, एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, इसमें देश भर के 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। इसमें भी 29 है, इसमें भी 29 है। तो देखिए कितना अच्छा है, आप याद कर पाएंगे कि 29 वीमेंस को यहाँ पर सम्मानित किया गया, यहाँ पर 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ठीक, और पहला बाल बजट किसने पेश किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, आपको बताया गया है, याद होगा शायद आप लोगों को। मूव करते हैं आगे। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको नोट करना है करंट अफेयर्स। PDF से कोई कुछ नहीं होता बेटा। जिनका जो PDF के चक्कर में रहते हैं ना, वो पेपर में किसी और फिर चक्कर में पड़ जाते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो वहाँ आपको PDF याद नहीं आएगा, वहाँ पर आपको लिखा हुआ याद आएगा अपना। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। आगे आपसे कि हरियाणा सरकार ने बजट में महिलाओं हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का योगदान देने के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछा जाएगा कि सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। 4 ऑप्शन दे दिया, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केरल सरकार। तो क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। सुषमा स्वराज पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। ये आपको महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगी। नेक्स्ट है आपसे फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का अध्यक्ष सिंगापुर निवासी T राजा कुमार को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको, T राजा कुमार को बनाया गया है। और साथ ही साथ इनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2022 से 2 साल के लिए प्रभावित होगी। तो आपको याद रखना है कि आपकी इनकी जो आपका इनका जो पद है वो 2022 से शुरू होगा और 2 साल के लिए इनका पद रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। FATF
FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? FATF का फुल फॉर्म होता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मैं एक बार लिख देती हूँ इंग्लिश में, फाइनेंशियल FINANCIAL, फाइनेंशियल एक्शन ACTION, एक्शन टास्क TASK, टास्क फोर्स FORCE, टास्क फोर्स। याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होता है कि इनकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो लिखिएगा फाउंडेड, FOUNDED, फाउंडेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। फाउंडेड आपके कब? 1989 को। कब? 1989 को। जो लोग PDF के चक्कर में रहते हैं, PDF में ये सब थोड़ी लिखा रहता है ना। अगर आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस, FRANCE, फ्रांस। प्रेसिडेंट कौन है? अभी आपको बताया गया है, टी राजा कुमार जो है प्रेसिडेंट है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलते हैं अभी आगे। आगे आपसे है आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 तक 5 लाख नौकरियां प्रदान करने हेतु कर्नाटक सरकार ने इस महिला को कर दीजिएगा, महिला @कार्य नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपसे ये पूछा जाएगा महिला @कार्य नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो कर्नाटक सरकार ने की है। किसके लिए? 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात जामनगर में, कहाँ पर? गुजरात जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी है, तो आपके गुजरात में दी है। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? जामनगर में। अब आपको गुजरात से एक चीज़ याद रखनी है, नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। बजट 2022 आपका जो पेश किया गया, बजट 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की बात कही गई। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है ना, ये गिफ्ट सिटी गुजरात में आपका स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो बस यही आपको याद रखना है कि बजट 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना गिफ्ट सिटी गुजरात में की जाएगी। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मूव करते हैं आगे आपसे है कि देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला जो आपका महिला औद्योगिक पार्क है, ये हैदराबाद में खोला गया। आपसे ये पूछा जाएगा कि देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कुछ पहले की बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि पहली आपकी स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो पहली स्मार्ट सिटी आपकी कौन सी है? पहली स्मार्ट सिटी है आपकी भुवनेश्वर। याद रखिएगा आप लोग, पहली स्मार्ट सिटी है आपकी भुवनेश्वर। अगर आपसे कहा जाए कि आपका भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है, तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, पहला स्वदेशी का मतलब जो है तो देश में आपका बनाया हो। स्वदेशी सर्वर कौन सा है, तो उस सर्वर का नाम है रुद्र। क्या नाम है? रुद्र। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, तो ये आप तो काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही आपका पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगर आपसे बात कही जाए कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर, तो क्या होगा आपका? कोच्चि। कहाँ पर है ये? तो ये आपके केरल में है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। भारत का पहला हेली हब, तो भारत का जो पहला हेली हब है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा। आप लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूँ। गुरुग्राम हरियाणा में पहला हेली हब आपका स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला भू पार्क, जिसे आप क्या कहते हैं? जियो पार्क कहेंगे, तो भारत का पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर? खांडवा। आपके कहाँ पर? खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, खंडवा में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, तो सूरत में। आप लोगों को बता चुकी हूँ, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर है आपका? तो ये सूरत में स्थापित किया गया। पहली बुलेट ट्रेन हमारी कहाँ से कहाँ चलेगी? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। और पहला हमारा जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है वो हमारा सूरत है, अहमदाबाद, ठीक है, याद रखिएगा आप।
अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, तो ये आपके मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पर? किशनगंज दिल्ली। कहाँ पर? किशनगंज दिल्ली में। किशनगंज दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर गुजरात। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर गुजरात में। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। आगे आपसे है कि प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसको आपका जो है वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो आंसर क्या होगा? आपके टाइगर वुड्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके सामने है कि लोकसभा सचिवालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका जो है तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा आपका जो है ये आयोजित किया गया? तो लोकसभा सचिवालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसको जो है आयोजित किया गया है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, तब जाके आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और उस चीज़ को एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। ऐसे तो सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कितना बोरिंग है, तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आपसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने स्कूली बच्चों हेतु युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी कि युविका या यंग साइंटिस्ट विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। आपसे ये पूछा जाएगा कि किसने युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका या यंग साइंटिस्ट एक कार्यक्रम शुरू किया है। आंसर आपके ऑप्शन है इसरो, सेकेंड ऑप्शन है DRDO, तीसरा ऑप्शन है आपका नासा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? इसरो। आइए इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ऑल टाइम फेवरेट टाइप क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर के, ISRO। पहले तो इसरो का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, INDIN, इंडियन स्पेस, SPAC स्पेस, रिसर्च RESEARCH, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ORGANINISATION, ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। फाउंडेड 15th ऑफ अगस्त 1969। कब? 1969 में, आपको याद रखना है। अगर बात कही जाए इनके हेडक्वार्टर्स की, तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है इनके हेडक्वार्टर्स। ठीक है, फाउंडर कौन है? तो फाउंडर भी आपको पता होना चाहिए। इसरो के फाउंडर जो थे विक्रम साराभाई जी थे। कौन थे? विक्रम साराभाई जी थे। ठीक है, साराभाई। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। सो आप समझ गए होंगे कि क्या आपसे पूछा जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर जो है पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए ये तो आप समझ जाएंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से जो है, इन दोनों के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ही ये आपका स्थापित किया गया, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे कि महाराष्ट्र सरकार ने एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने हेतु पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे पहला जो चिकित्सा शहर है ये कहाँ पर स्थापित किया गया और किसके द्वारा? तो इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित करने की घोषणा की गई। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कैसा आएगा। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि देश का पहला चिकित्सा शहर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। आपने कहा कि महाराष्ट्र में। ठीक है, किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन आपसे नाम पूछ लिया जाए कि देश का पहला चिकित्सा शहर का नाम क्या है, तो इंद्रायणी मेडिसिटी। कहाँ क्या है? इंद्रायणी मेडिसिटी। पुणे आपको पर्टिकुलर याद रखना है कि महाराष्ट्र में कहाँ पर? पुणे में। ठीक, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात के पास लवड़ गांव में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक नया परिसर निर्माण भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा ये जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आपका जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी या फिर आपका जो है यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर? गुजरात के पास लवड़ गाँव में। कहाँ पर? गुजरात के पास लवड़ गाँव में। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपसे कि एयरपोर्ट काउंसलिंग
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्रफल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की जगह मिली है। कितने हवाई अड्डों को? 6 हवाई अड्डों को। आपको संख्या याद रखनी है कि 6 है ये संख्या। ठीक, आपसे यही पूछा जाएगा कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा भारत के कितने हवाई अड्डों को सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में आपका जो है स्थान मिला है। तो आपको याद रखना है 6 आपके हवाई अड्डों को स्थान मिला है। 11वें खेल महाकुंभ की शुरुआत सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में पीएम मोदी द्वारा की गई। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके जो है खेल महाकुंभ की शुरुआत कहाँ पर की गई है। तो सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है सरदार पटेल स्टेडियम, ये अहमदाबाद में पीएम के द्वारा इनकी शुरुआत की गई है। ठीक, नेक्स्ट आपसे है कि भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रेगेसिफिकेशन यूनिट में महाराष्ट्र में एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को प्राप्त हुई है। ठीक, याद रखिएगा कि भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रेगेसिफिकेशन जो यूनिट है वो आपके महाराष्ट्र के एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को प्राप्त हुई है। किसको? महाराष्ट्र में एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं। आगे आपसे है कि अहिंसा विश्व भारती संगठन ने, किसने? अहिंसा विश्व भारती संगठन ने गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। पूछा यह जाएगा कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में। किसके द्वारा? तो अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा। देश में सबसे कम जो मात्र मृत्यु दर है, जिसे आप एमएमआर कहते हैं, एमएमआर के मामले में केरल राज्य आपका जो है शीर्ष पर रहा है। किसके मामले में? एमएमआर के मामले में। आपने देखा होगा कई बार कि ऐसा होता है कि कोई विमेन जो है अगर प्रेग्नेंट है तो गर्भवती होने पर उनकी जो है बच्चा को जन्म देने से पहले मृत्यु हो जाती है, या फिर जो है गर्भावस्था के दौरान। तो जो एमएमआर होता है वो प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर, ध्यान से सुनिएगा, प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को क्या कहते हैं? मातृत्व मृत्यु दर, एमएमआर कहते हैं। याद रखिएगा। अब आपको एमएमआर समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या है मातृत्व मृत्यु दर। तो इस मामले में अगर शीर्ष राज्य जो आपका रहा है, मतलब जिसमें सबसे कम एमएमआर दर्ज किया गया है, सबसे कम, तो वो एमएमआर केरल में दर्ज किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं राज्य सरकारों के द्वारा ताकि एमएमआर को कम किया जाए। आगे आपसे है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आप सिप्री कहते हैं, 1 मिनट, सिप्री बेसिकली आपका क्या बताता है? ये हथियार से संबंधित एक रिपोर्ट बताता है। तो सिप्री द्वारा जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब, कौन? भारत और सऊदी अरब आपके 2017 से 2021 की अवधि में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश हो गए हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सिप्री के अनुसार सबसे बड़े हथियारों के आयातक देश कौन से हैं? तो भारत और सऊदी अरेबिया। कौन है? भारत और सऊदी अरेबिया। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, सिप्री काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तो आपको सिप्री का पूरा नाम पता होना चाहिए। सिप्री का पूरा नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, एक बार मैं इसका इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। स्टॉकहोम, STOCKHOM, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल पीस, PEACE, पीस रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च इंस्टीट्यूट, INSTITUTE। आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो हथियार संबंधी रिपोर्ट है, जिसमें आपका भारत और सऊदी अरेबिया जो है शीर्ष आयातक देश बताए गए हैं, ये किसने आपका जारी किया है? तो आपको याद होना चाहिए कि सिप्री आपका ये सब बताता है। हथियार से संबंधित जो सूचना है वो आप ऐसे मोटा मोटा याद रखिए कि आपका कौन देता है? सिप्री देता है। ठीक है, किताबी भाषा याद रखेंगे, कभी कुछ भी याद नहीं रह पाएगा। तो आपको माइंड में यही रखना है आपसे। अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्मेशन की, तो इनकी फॉर्मेशन देखिए महत्वपूर्ण है, तो इनकी फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। 6 में आपको 6 में याद नहीं रखना है, आपको 1966 याद रखना है खाली। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ हेडक्वार्टर्स, तो इनके हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है। इनके हेडक्वार्टर्स हैं आपके सोलना में। कहाँ पर? सोलना में, SOLNA। ठीक है, सोलना। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को सिप्री के बारे में याद रखना होगा। मूव करते हैं आगे। आगे आपसे है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, पहला जो डिजिटल वाटर बैंक है वो क्या है? एक्वेरियम के नाम से बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पर आपका जो है लॉन्च किया गया? तो आपने कहा बेंगलुरु में, लेकिन उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना एक्वेरियम उसका नाम है। ठीक है, आगे चल
पॉइंट है आपका कि भारत में प्रतिवर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस दिवस को शुरुआत जो है कब हुई थी, इस दिवस की शुरुआत 1995 में हुई थी। कब? 1995 में हुई थी। एक बार मैं मार्च के जो दिवस हैं वो आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। आप बार बार देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद हो ही जाएगा। ठीक, शुरुआत करते हैं हम लोग 3 मार्च से। 3 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस हम मनाते हैं। कब? 3 मार्च को। 3 मार्च के बाद आ जाइए आप लोग 8 मार्च पर। तो 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और इस दिवस की थीम रही थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। उसके बाद आप आ जाइए 15 मार्च पर। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। क्या? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 15 मार्च को। उसके बाद हम आ गए 20 मार्च पर, जिस दिन हमने मनाया है विश्व गौरैया दिवस मनाया है। क्या मनाया है? विश्व गौरैया दिवस मनाया है। 21 मार्च पर आ जाइए। 21 मार्च को हमने क्या मनाया है? विश्व वानिकी दिवस। देखिए 3 मार्च और 21 मार्च में कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा कि आपका जो है 21 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व वानिकी दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम 22 मार्च पर आ जाते हैं। 22 मार्च को हमने विश्व जल दिवस मनाया। क्या मनाया? विश्व जल दिवस मनाया। और इस बार की थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये थीम थी जल दिवस की। उसके बाद 24 मार्च पर आ जाइए। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर 23 मार्च को और आपको याद रखना है, बीच में ही होना चाहिए था 23 मार्च को। 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 23 मार्च को हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, शहीद दिवस। इतने आपके जो दिवस हैं वो महत्वपूर्ण है मार्च मंथ के। आगे देखते हैं। आगे आपसे कि 44वां FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए भारत को पहली बार मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है। यह कार्यक्रम रसिया में आयोजित होना था। आपको खाली इतना याद रखना है इसमें कि 44वां FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए भारत को पहली बार मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है। ठीक है, यही आपसे पूछा जा सकता है। आगे आप देखिए आप सभी लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि श्रीलंका जो है इस टाइम बहुत बड़े संकटों से जूझ रहा है। तो उसी संकट को देखते हुए हमारा जो भारत ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। मतलब इनको सहायता देने के लिए कुछ जो है राशि दे दी जाती है, ताकि वो अपने इस संकट में थोड़ा सा इनको जो है इनके संकट में हेल्प हो। तो जब हमें ज़रूरत होती है तो अदर देश हमारी जो है हेल्प करते हैं। ऐसे जब अदर कंट्री को ज़रूरत होती है तो हमारा भारत भी हेल्प करता है। तो इसी को देखते हुए आपका ये पॉइंट है कि भारत सरकार ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भोजन, आवश्यक उत्पादों और दवाओं के आयात में सहायता हेतु $1 बिलियन कितना? $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। आपसे पूछा क्या जाएगा बेटा? आपसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितनी राशि की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है? तो $1 बिलियन की। कितने? $1 बिलियन की। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, आसान है। $1 बिलियन तो याद रख ही लेंगे। ठीक, अगला है आपका TPL यानी कि तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइन वेंजीन निर्माण कंपनी है। आपसे पूछा यह जाएगा कि आपका भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइन वेंजीन निर्माण कंपनी कौन है? तो TPL यानी कि तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। कौन? तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। मेरे साथ बोल कर आप लिखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कम से कम चीज़ें जो हैं 30% तो दिमाग में जाएंगी ही लिखते टाइम। मैं क्यों आप लोगों को बोलती हूँ कि जो भी आपका करंट है उसको नोट ज़रूर करें। थोड़ा सा अगर आपको लंबा लग रहा है तो आधा करंट अफेयर्स अभी नोट कर लें और फिर थोड़ा रेस्ट करें, फिर आधा करंट अफेयर्स नोट करें। एक बार नोट कर लीजिए, फिर बाकी जितने भी एग्ज़ाम आपको देना हो, करंट तो आपका चेंज होगा नहीं, तो वो आप एग्ज़ाम देते रहिए इसी वर्ष अगर आप देते हैं तो। अब ऐसा थोड़ी है कि आप पिछली बार का करंट अफेयर्स नोट किए होंगे तो इस बार काम आ जाएगा, ये नहीं होता है। आपको कम से कम लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार होना चाहिए। वैसे होना तो 1 साल का चाहिए, लेकिन लास्ट 6 मंथ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं आगे पॉइंट है आपसे 1 मिनट। पॉइंट है आपसे कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। कब? 18 मार्च को मनाया जाता है। और इसको कचरे के बजाय संसाधन के रूप में रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने हेतु मनाया जाता है। तो बेसिकली हम वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस इसीलिए मनाते हैं 18 मार्च को, रिसाइकलिंग पर जोर देने के लिए। किस पर? रिसाइकलिंग पर जोर देने के लिए सेलिब्रेट करते हैं।
आगे आपसे पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन किया है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया और किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा नितिन गडकरी जी के द्वारा न्यू दिल्ली में। इस पॉइंट को आप पूरा कर लीजिए, ये अभी आपका पूरा नहीं है। इसके आगे आप लोग लिखिएगा फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के आगे आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक वाहन, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन क्या नाम है? टोयोटा मिराई का उद्घाटन किया है। अब आपका पॉइंट क्या होगा? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में किया गया है और नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी तरह से कागज रहित होने हेतु नागालैंड राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक, पूरी तरीके से कागज रहित होने वाली जो विधानसभा है कौन सी होगी? नागालैंड की। आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पेपरलेस वाली बात हो रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए देश की पहली पेपरलेस अदालत, तो आपको आंसर देना है क्या? केरल उच्च न्यायालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केरल हाई कोर्ट। क्या? केरल हाई कोर्ट आपका देश की पहली पेपरलेस अदालत होगी। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार, तो दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार, ये वर्ल्ड की बात की जा रही है, आपके प्यारे भारत की, देश यानी कि आपका प्यारा भारत की बात की जा रही है। ठीक है, तो दुनिया में अगर देखा जाए कि दुनिया में पहली पेपरलेस गवर्नमेंट कौन बनी है, तो पहली पेपरलेस गवर्नमेंट बनी है आपकी यूएई बनी है। कौन? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली ई कैबिनेट कहाँ लागू की गई थी, तो देश की पहली ई कैबिनेट आपकी जो लागू की गई थी, पहली ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देश की पहली ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश में लागू की, दुनिया की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट यूएई, देश की पहली पेपरलेस अदालत आपकी केरल हाई कोर्ट। और आपसे कहा जाए कि पेपरलेस जो ई विधान एप्लीकेशन जो कार्यक्रम लागू किया गया किस राज्य में, तो नागालैंड में। और पहली जो है पेपरलेस विधानसभा कौन सी बन गई है, तो वो आपकी नागालैंड की विधानसभा। ठीक, समझ गए आप लोग? ऐसा क्वेश्चन बनता रहता है परीक्षा में। आगे आपसे है कि स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक कौन है? स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक तो एलन मस्क जी हैं, इनको आप लोग जानते ही होंगे। तो इन्होंने 2022 M3M हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसमें? हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आपसे यही पूछा जाएगा कि हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान एलन मस्क ने हासिल किया है, ये किसके संस्थापक हैं? तो स्पेस एक्स और टेस्ला इन दोनों के हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। आगे आपसे कि कतर की राजधानी दोहा, कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। दोहा में आयोजित 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी जो पंकज आडवाणी हैं, इन्होंने अपना 8वां एशियाई खिताब और कुल मिलाकर इन्होंने 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। आप सोच सकते हैं इन्होंने 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है अपना। ठीक है, और इन्होंने 8वां एशियाई खिताब जीता है। कौन सा? 8वां एशियाई खिताब जीता है। कहाँ का? 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, जो कि आपकी कतर की राजधानी दोहा में आयोजित की गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपसे कि स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2022 का स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिया गया। किसको? नीरज चोपड़ा को दिया गया। तो ये तो पुरुषों की कैटेगरी में इनको दिया गया है, नीरज चोपड़ा जी को। अगर आपसे कहा जाए कि स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, ध्यान से सुनिएगा, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल, तो फीमेल की कैटेगरी में किनको मिला है? तो फीमेल की कैटेगरी में जो पुरस्कार मिला है वो आपकी मीराबाई चानू को मिला है। किसको? मीराबाई चानू। आप सभी को पता होगा मीराबाई चानू का संबंध किससे है, तो ये आपकी भारतोल्लक हैं। क्या हैं? भारतोल्लक हैं। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि वर्ष की पैरा एथलीट महिला, जो कि आपकी कौन है? अवनी लेखारा हैं, इनको तथा प्रमोद भगत को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ और आपको याद रखना है लवलीना बोरगोहेन के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मैं लिख देती हूँ। लवलीना बोरगोहेन।
इन्होंने व्यक्तिगत खेलों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है इसका खिताब जीता है। इनको व्यक्तिगत खेलों में, किसमें, व्यक्तिगत खेलों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। तो लिख लीजिए व्यक्तिगत खेलों में, व्यक्तिगत खेलों में, व्यक्तिगत खेलों में वर्ष की, व्यक्तिगत खेलों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट, तो आप लोग को याद रखना है, महत्वपूर्ण है, घोषित किया गया। ठीक, अब आगे आप लोगों को याद रखना है एक अभियान के बारे में। किसके बारे में? राइट टू पी अभियान। कौन? राइट टू पी अभियान। राइट टू पी अभियान जो है आपका, इसकी शुरुआत नागपुर में की गई। नागपुर में, कहाँ पर? नागपुर में। तो कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ये है क्या राइट टू पी अभियान? ये सार्वजनिक शौचालयों को स्वच्छ रखने के लिए एक अभियान है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि राइट टू पी अभियान का संबंध किससे है? तो सार्वजनिक शौचालयों को स्वच्छ रखने से है। किससे है? सार्वजनिक शौचालयों को स्वच्छ रखने से है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आपसे पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के संयुक्त रूप से जो है सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने भारतीय जो अर्थशास्त्री हैं, कौन है? जयति घोष। देखिए ये जयति घोष ही हैं। जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे पॉइंट है आपसे कि नरेंद्र मोदी जी ने आपके शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा पहला तो आपका कि आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिवस के अवसर पर बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो शहीद दिवस के अवसर पर। अपार्ट फ्रॉम दिस आपसे ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर आपका जो है इस गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो कोलकाता में एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, उसमें आपका उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। ठीक, आरबीआई गवर्नर जो आपके शक्तिकांत दास जी हैं, इन्होंने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। किसका? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। आइए थोड़ा सा आरबीआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना, तो आप सभी को पता होगा कि आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर्स अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, मुंबई महाराष्ट्र में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्योंकि ये आपका एक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक के बारे में आपको पता होगा। सेंट्रल बैंक जो है हमारे कमर्शियल बैंक्स को जो है क्या देता है? हेल्प करता है। जो भी आपको लोन चाहिए पड़ता है कमर्शियल बैंक को, वो सेंट्रल बैंक से लेते हैं। और हमारे जो अकाउंट होते हैं, हमारा जो खाता होता है, जो आपका अकाउंट है, वो किस में होता है? वो हमारा कमर्शियल बैंक में होता है। कमर्शियल बैंक के खाते हमारे सेंट्रल बैंक में होते हैं। ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं आपके जो हैं इकोनॉमी में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है राष्ट्रीयकरण के बारे में। तो राष्ट्रीयकरण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनका। 1 जनवरी 1949 को इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर हम बात करें कि आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे, तो प्रथम गवर्नर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रथम गवर्नर का जो नाम है वो है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये जो है प्रथम गवर्नर थे। एंड 25th गवर्नर आप सभी के सामने है शक्तिकांत दास जी। इन्होंने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आपसे है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्ले वार्टी के बारे में। ये बर्ती नहीं है, वार्टी हैं। कौन है? एस्ले वार्टी। इस तरीके से लिखिएगा, एस्ले वार्टी। ये आपकी एक टेनिस प्लेयर थी। क्या थी? ये आपकी टेनिस प्लेयर। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज़ याद रख लीजिएगा। ये टेनिस प्लेयर थी, तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। पहला तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की महिला हैं आपकी एस्ले वार्टी। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। किससे? टेनिस से। तो कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये कि एस्ले वार्टी जिन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस आपकी जो है देश की हैं? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी महिला खिलाड़ी एस्ले वार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस खेल विशेष से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की हैं एस्ले वार्टी। ये महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या हैं? महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है टेनिस से। आगे चलते हैं। आगे आपसे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और आपकी फिक्की ने, किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। किस पर? नागरिक उड्डयन पर आपका जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की। ये आपको याद रखना है कि एक आपका कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा है।
क्या रहा है, एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा है नागरिक उड्डयन पर, जो कि आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने संयुक्त रूप से आपका जो है आयोजित किया था। और इसका शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है, विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक है इसका। क्या है, विंग्स इंडिया 2022। ठीक, मूव करते हैं आगे। आगे आपसे कि कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कार्बन तटस्थ खेती के तरीके जो है इन्होंने पेश किए हैं, जिस वजह से देश का पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। और जो हमारा बजट पेश किया गया था, इस बजट में इसके लिए 6 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया। कितने, 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, मूव करते हैं आगे। आगे आपसे कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जामनगर गुजरात में भारतीय नौसेना के जहाज INS वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किसको आपका जो है, किस नौसेना के जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, कौन सा, प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से आपका जो है सम्मानित किया गया है। तो INS वलसुरा को, किसको, INS वलसुरा को, प्लीज़ याद रख लीजिएगा। और कहाँ पर, तो जामनगर गुजरात में, कहाँ पर, जामनगर गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कि रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे नियुक्त किया गया है। को नियुक्त किया गया है, लिखिएगा, को नियुक्त किया गया है, जो रक्षा सचिव को रक्षा नीति से संबंधित मामलों में सलाह प्रदान करेंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है। किसको, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कि जम्मू कश्मीर में नागरिक जुड़ाव बढ़ावा देने के लिए, एक मिनट, नागरिक जुड़ाव बढ़ावा देने एवं सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माई गोव संपर्क मंच लॉन्च किया है। देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि माई गोव संपर्क मंच कहाँ पर आपका लॉन्च किया गया है, तो आपके जम्मू कश्मीर में। किसके लिए, तो नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति के लिए। किसके लिए, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस याद रखना है आपको कि माईगोव संपर्क लॉन्च करने वाला जम्मू कश्मीर, कौन, जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा इतना। आगे आपसे कि विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जीता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोविड चैंपियन पुरस्कार जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा ये आपका पुरस्कार जीता गया है बेसिकली। नेक्स्ट आपसे है कि कनाडा ने 1986 के बाद 36 वर्षों में, कब, 36 वर्षों में, आप सोच सकते हैं कि 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये देखिए 36 वर्षों में ऐसा हुआ है कि कनाडा ने आपका जो है पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। चलते हैं आगे। आगे आपसे पॉइंट है कि RBI गवर्नर मैसूर कर्नाटक में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हेतु आधारशिला रखी। आपसे ये पूछा जाएगा कि किस स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई। आंसर विल बी कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ पर, मैसूर में। RBI गवर्नर के द्वारा ऐसा आपका ये किया गया है। ठीक, नेक्स्ट आपसे कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि की ओर से 2030 किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्ग, पोषण, सुरक्षा और सतत खाद और कृषि प्रणाली नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। आपसे ये पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो आपका आंसर क्या होगा, हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कि डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी 7वें सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी घोषित किया गया है। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि आपका किसको सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी घोषित किया गया है, तो कौन है, आपकी कोहली जी हैं। कौन है, विराट कोहली जी हैं। उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट जो हैं आपकी सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी हैं। ये तो आपके पुरुष में थे कोहली जी, लेकिन ये आपकी महिलाओं में है सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी। तो ये जो है आपकी सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी आपकी कौन बनी है, तो ये आलिया भट्ट बनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, पॉइंट है आपसे कि भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इन्होंने नई दिल्ली में 3रा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा
कि यह पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश को यह प्रथम पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखना है 2022 से तो कुल आपके 57 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और 11 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं। और ये कहाँ पर प्रदान किए गए, नई दिल्ली में प्रदान किए गए हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, क्योंकि ये आपके मार्च में यही थे आपके राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन रहा है, तो मैंने आपको बताया था यूपी रहा है। सेकंड पर कौन रहा है, तो सेकंड स्थान पर आपका जो है राजस्थान रहा है। कौन रहा है, राजस्थान। और थर्ड नंबर पर आपका कौन रहा है, तो आपके थर्ड नंबर पर तमिलनाडु रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपसे कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 का विजेता प्रोफेसर एमेरिट्स विल्फ्रेड ब्रिट्सर्ड को मिला है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 कौन रहा है, तो उनका नाम है प्रोफेसर एमेरिट्स विल्फ्रेड ब्रिट्सर्ड, इनको मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। कई जगह इनका नाम आपको ब्रुट्सर्ड भी मिलेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। आपका इनको इस तरीके से ब्रुट्सर्ड भी लिख लीजिएगा, ब्रुट्सर्ड। 1 मिनट आप लोग दीजिए, ब्रुट्सर्ड, ब्रुट शर्ट। ठीक, ब्रुट शर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, तो वो हैं आपके डेविन ब्रावो बन गए हैं। ये आपको याद रखना है कि आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो हमारे बन गए हैं, गेंदबाज बने हैं, वो कौन है, ब्रावो। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, उनको आप लिख लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, गूगल ने आपका एक डूडल जारी किया था। गूगल क्या करता है, डूडल जारी करता है। तो गूगल ने एक डूडल जारी किया था किसके लिए, रोजा बॉन हेडर के लिए, रोजा वॉन हेडर के लिए। ठीक है, कब जारी किया था, तो 16 मार्च को ये जारी किया था। ये आपको याद नहीं रखना है, बस मैं बता रही हूँ मार्च महीने में जारी किया गया, इसलिए रोजा वॉन हेडर का एक इन्होंने एक डूडल जारी किया। ये फ्रांस की एक पशु चित्रकार थी। कौन थी, फ्रांस की एक पशु चित्रकार थी, फ्रांस की पशु चित्रकार। तो आपको इनके बारे में याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि हमारे देश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की 13 नदियों का, कितनी नदियों का, 13 नदियों का कायाकल्प करने की परियोजना, सॉरी कभी कभी हाथ से टच हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं क्या बता रही थी कि देश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, किसने, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, किन्होंने, देश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आपकी देश की 13 नदियों का, आपको देखो ये याद रखना है, 13 नदियों का कायाकल्प करने की परियोजना की घोषणा की है। ये 13 नदियाँ कौन सी हैं, मैं एक बार बता देती हूँ। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। इतना आपको नहीं याद रखना है, मैं बस यही कहूँगी, आप नंबर याद रख लीजिए, 13 नदियाँ हैं आपकी। उसके बाद आपको सूरजकुंड मेला के बारे में याद रखना है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के बारे में, ये आपका बेसिकली कहाँ पर लगता है, तो ये आपका हरियाणा में लगता है। कहाँ पर, हरियाणा में लगता है, याद रखना है आपको। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, पर्यावरण अधिवक्ता है, कौन है, रिजवाना, ध्यान से सुनिएगा, रिजवाना हसन। कौन है, रिजवाना हसन, पर्यावरण अधिवक्ता रिजवाना हसन। ये आपकी बांग्लादेश की हैं, तो ब्रैकेट में ही लिख लीजिएगा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की हैं। इन्हें बेसिकली इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किससे, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक, एक आपका कार्यक्रम है, कौन सा है, सागर परिक्रमा, ध्यान से सुनिएगा, सागर परिक्रमा कार्यक्रम। सागर परिक्रमा जो कार्यक्रम है आपका, ये बेसिकली किससे संबंधित है, खाली इतना याद रखना है, इसका संबंध जो है मत्स्य पालन से है। किससे है, मत्स्य पालन। तो आपको इतना याद रखना है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से है। ठीक, नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है कि शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ पर किया गया, बोधगया में। ध्यान से सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, बोधगया में। और यहीं बोधगया में ही आपका महाबोधि मंदिर है। क्या है, महाबोधि मंदिर।
महाबोधि मंदिर, बोधि लिखा हुआ है ये, महाबोधि मंदिर, जिसे 2002 में, कब, 2002 में यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को ने सूची में शामिल किया था। ठीक, याद रखिएगा। आपको यहाँ पर एक नाम याद रखना है, कैटलीन नोवाक का। किसका? कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक जो है आपका, ध्यान से सुनिएगा, कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति ये आपकी बनी है। ये फर्स्ट की बात है, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल जो है आपका आसनसोल मंडल में पूर्वी रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति टर्मिनल, पहला गतिशक्ति टर्मिनल आसनसोल मंडल के, कहाँ के? आसनसोल मंडल के पूर्वी जोन, आसनसोल मंडल में पूर्वी जोन द्वारा, किसके द्वारा? पूर्वी रेलवे जोन द्वारा आपका जो है शुरू किया गया है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का जो है बेसिकली कहाँ पर ये आपका शुरू किया गया है, तो आसनसोल मंडल में पूर्वी रेलवे जोन द्वारा। किसके द्वारा? पूर्वी रेलवे जोन द्वारा। आपको ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आपसे अगर जेंडर संवाद पूछा जाए, कौन सा? जेंडर संवाद, तो जेंडर संवाद आपका महत्वपूर्ण है। ये बेसिकली किस मंत्रालय के द्वारा आपका जेंडर संवाद ऑर्गेनाइज किया गया, तो याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये सारा करंट बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक बच्चे देख भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है बताना। तो उस चीज़ को आप, जो आपको दिया जा रहा है, आप उस चीज़ का जो है कहेंगे कि फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो ये बेसिकली किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद ऑर्गेनाइज किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला जो सप्ताह है आपका, 7 से 18 मार्च के बीच आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मनाया गया। तो इसी समय जो है बेसिकली आपका ये आयोजित किया गया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, जो कि आपके 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और आपको थीम भी बताई थी, जेंडर इक्वालिटी फॉर टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो दिवस है 3 रंगों को प्रदर्शित करता है। किन 3 रंगों को? तो पहला है आपका पर्पल, दूसरा है आपका सफ़ेद, और तीसरा है आपका हरा। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आपका क्या आंसर होगा? 13 फरवरी। कब? 13 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा आपका पूरा मार्च मंथ का करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इतनी मेहनत को देखते प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर आप सबकी तरफ से बनता है। थैंक यू सो मच।